भारत को आए हुए करीब करीब 35 साल हो गए जब इस देश के दूरदर्शन पे एक तहलका मच गया था। और उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में इतनी ताकत है कि वो कहाँ तक मार कर सकती है, लोगों के ऊपर कहाँ तक प्रभाव छोड़ती है। वो जो सभ्यता और संस्कृति का एक दौर ख़त्म होता जा रहा था, उसको रिवाइव करने में रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए लोगों ने इतना मान और सम्मान इसे दिया। मैं तो ये कहूँगा कि देश के बाहर जो NRIs हैं, हमारे भारतीय लोग रहते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं। मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया था, 4-5 दिन का मेरे कार्यक्रम थे वहाँ पे। मुझे एक एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा कि जी मैंने 52 बार देखी है, कोई बोला 88 बार देखी है। तो लोगों का प्यार और सम्मान, वो वाकई में उसको किरदार को सच समझ बैठे हैं। तो ये प्रभाव है हमारी सभ्यता और संस्कृति का, और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि किसी भी धर्म के किरदारों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आदि पुरुष तो बहुत छोटी एक फिल्म है और लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। जनता तैयार बैठी है, तो जनता ने जवाब ऐसा दिया कि अब मुझे लगता कोई और कोशिश नहीं करेगा ऐसे अभद्रता करने की। और मैं मानता हूँ कि एक गलत सोच का नतीजा था आदि पुरुष, और उसको उसका रिज़ल्ट भी मिल गया। और हरियाणा के अंदर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ के लोगों में नेचुरली है, वो देश के किसी प्रदेश में नहीं है। यहाँ के आदमी में, मतलब वो कलाकार है। हर आदमी जो है, मैं कहता हूँ हरियाणा में कलाकार है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी जो एक कलाकार में होनी चाहिए, वो यहाँ के इनबॉर्न है हरियाणा के अंदर। नमस्कार, मैं स्काई और स्वागत है आप सभी का YMC संचार में। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके नाम मात्र से ही मस्तिष्क सम्मान में झुक जाता है। 450 से ज़्यादा फिल्में, 1200 से ज़्यादा सीरियल और न जाने कितने दशकों तक अभिनय जगत में अपना पूर्ण रूप से दायित्व निभाने वाले श्रीमान गजेंद्र सिंह चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। सर वर्तमान में कुलपति हैं सुफवा यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। सर एक एक्टिंग जगत में सर कितना इफेक्ट रहा है सर गजेंद्र चौहान रियल लाइफ का, गजेंद्र चौहान रियल लाइफ पर? नहीं, देखिए, कलाकार के लिए कोई भी रोल उस पर परमानेंटली इम्पैक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसी रोल में बंध के रह जाएगा वो। हमारे यहाँ कहते हैं ना मेथड एक्टिंग, जो हम फॉलो करते हैं इंडिया में, उसमें ऑन एंड ऑफ स्विच का जो सिस्टम है, आप अपनी ब्रेन को कंडीशनिंग करते हैं और उस रोल से बाहर फ़ौरन आ जाते हैं और उस रोल में फ़ौरन चले भी जाते हैं। तो किसी भी कलाकार के लिए जो कलाकार उस सीमा में बंध के रह गए, उनको काम बहुत कम मिला है, क्योंकि वो एक ही छवि के दायरे में रह गए। मेरा मानना ये है कि अगर आपको बहुत आपके पास वैरायटी है और ये है, तो मुझे लगता है कि जो आपका नाम है और किरदार का कैरेक्टर, दोनों एकदम डिफरेंस होने चाहिए। एंड हर किरदार के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर जो है डायरेक्टर बताता है, राइटर बताता है, तो उस पैरामीटर्स को फॉलो करके आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। मुझे अभी तक याद है अमिताभ बच्चन साहब की वो लाइन कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। जिस कलाकार को 80 साल की उम्र में नए प्रोजेक्ट के लिए नींद आए, वो कितना बड़ा कलाकार होगा। तो ऐसा ही होता है, जब तक पहला शॉट ओके नहीं होता सेट पे, तो हम लोग जो है ना थोड़े डरे हुए रहते हैं कि न जाने डायरेक्टर को कौन सा सुर पसंद आएगा। तो कई सुर हम ऑप्शन देते हैं पहले शॉट के लिए। जब डायरेक्टर कहता है ये ओके है, तो फिर हम उस सुर को पकड़ के उस किरदार को निभाते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ हमेशा अलग होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो रियल लाइफ है वो हमेशा आपकी रियल लाइफ फैमिली पे भी असर करेगी, आपके दोस्तों पे भी असर करेगी। आपको उस किरदार से बाहर आने का रास्ता पता होना चाहिए, इसलिए दोनों में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सर मेरे पिताजी की जनरेशन जो है वो बड़ी ही फ़ैन रही है महाभारत की, लेकिन कोरोना काल में महाभारत फिर से चलाई गई, फिर से वो क्रेज़ देखने को मिला। तो सर आपको लगा कि अब कोविड के बाद जब महाभारत दोबारा चलाई गई तो लोग आपको और ज़्यादा प्यार करने लगे, और ज़्यादा आपके किरदार को अपने पिताजी की बात करके आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा रहे हैं, लगता है ना? जिस समय महाभारत आई थी सर। नहीं, ऐसा है कि महाभारत को आए हुए करीब करीब 35 साल हो गए जब इस देश के दूरदर्शन पे एक तहलका मच गया था। और उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में इतनी ताकत है कि वो कहाँ तक मार कर सकती है, लोगों के ऊपर कहाँ तक प्रभाव छोड़ती है।
वो जो सभ्यता और संस्कृति का एक दौर ख़त्म होता जा रहा था, उसको रिवाइव करने में रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए लोगों ने इतना मान और सम्मान इसे दिया। जहाँ तक सवाल है कोरोना काल का, कोविड का, तो उसमें लोगों के ऊपर बंदिश थी कि वो घर से ना निकलें, तो उसके लिए थोड़ा सा हिस्सेदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी जब पहले सिर्फ ये हुआ था, प्रकाश जावड़ेकर साहब INB मिनिस्टर थे, वो चाहते थे सिर्फ रामायण शुरू करें, लेकिन हम लोग जाके उनसे मिले और हमने कहा कि महाभारत भी शुरू कीजिए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद महाभारत ऐसा हिट ना हो, लेकिन जब महाभारत चला तो उसने और भी तहलका मचा दिया। तो ये धारावाहिक जो हैं, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में और युगों में ये इसी तरह रहेंगे, और हो सकता है कि इन किरदार को एक समय ऐसा आया आज से 500 साल के बाद कि जहाँ असली समझ लिया जाए कि ये ही किरदार वो रहे होंगे। और महाभारत को तो BR चोपड़ा साहब के बेटे रवि चोपड़ा साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने लंदन में सर्वर पे जो है 1000 साल के लिए स्टोर किया है, ताकि इसकी लाइफ जो है हमेशा रहे, जब कभी भी ज़रूरत हो महाभारत को एक नए रूप में आगे ला के दिखाया जा सके। तो ये हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको उसमें काम करने का मौका मिला। इस देश की जनता ने बहुत प्यार दिया। मैं तो ये कहूँगा कि देश के बाहर जो NRIs हैं, हमारे भारतीय लोग रहते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं। मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया था, 4-5 दिन का मेरे कार्यक्रम थे वहाँ पे। मुझे एक एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा कि जी मैंने 52 बार देखी है, कोई बोला 88 बार देखी है। तो लोगों का प्यार और सम्मान, वो वाकई में उसको किरदार को सच समझ बैठे हैं। तो ये प्रभाव है हमारी सभ्यता और संस्कृति का, और कुछ नहीं। और महाभारत इतनी अच्छी बनी, उसकी मेकिंग इतनी अच्छी हुई थी, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, आर्टिस्ट, ड्रामा, डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें मिलके जो एक उभर के आया प्रोडक्ट महाभारत, वो अपने आप में अद्भुत है। और अकेला धारावाहिक है जिसे कहा जाता है कि महाभारत अकेला कंप्लीट स्क्रीन प्ले है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। और चोपड़ा साहब को जब ये बनाने का अवसर मिला, तो आप महाभारत देखिए, तो महाभारत में भी कहीं भी कोई आपको ऐसा त्रुटि नहीं मिलेगी कि जहाँ ऐसा आपको लगे कि नहीं यहाँ गलती होगी महाभारत में। सर, आज के दौर में हम देखते हैं फिल्में आती है आदि पुरुष जैसी, जो संस्कृति में कहीं ना कहीं मिलावट करने की कोशिश करती है सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। तो लेकिन एक अच्छी बात जो महाभारत की देखिए सर, कहीं भी कुछ ऐसी मिलावट नहीं की गई लोगों को लुभाने के लिए, जो सत्य है उसको पूर्ण रूप से दिखाया गया। ये बनाने वाले की सोच पर निर्भर करता है एक्चुअली। कुछ लोग जो हैं, जैसे मुग़ल काल में हुआ, देश की सभ्यता और संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन अलग अलग समय पे सनातन के ऊपर जो है अटैक हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको आज तक कोई हिला नहीं पाया। मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, सब ने इसको हिलाने की कोशिश की। किसी देश को बर्बाद करना हो, उसका कल्चर ख़राब कर दो, उसकी सभ्यता और संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन आदि पुरुष जैसी फिल्में जो हैं वो इस सोच के विपरीत हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी धर्म के किरदारों को के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आदि पुरुष तो बहुत छोटी एक फिल्म है, और लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। जनता तैयार बैठी है, तो जनता ने जवाब ऐसा दिया कि अब मुझे लगता है कोई और कोशिश नहीं करेगा ऐसे अभद्रता करने की। और मैं मानता हूं कि एक गलत सोच का नतीजा था आदि पुरुष, और उसको उसका रिजल्ट भी मिल गया। सर, अभी आपका काफ़ी दशकों का अनुभव रहा है फिल्म जगत में। आपने वो देखा है जब ब्लू, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो बताया क्रोमा का कलर ब्लू हुआ करता था, अब ग्रीन हुआ। तो सर, इस बदलते दौर में आपने जो छात्रों की रुचि देखी है फिल्म के प्रति, वो प्रोफेशनलिज्म के प्रति, सर उसमें क्या फ़र्क आया है? देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव तो आएगा ही, नई नई जनरेशन्स आएंगी, बदलाव आएगा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स में बदलाव नहीं आना चाहिए। हमें अगर कोई चीज़ पेश करनी है, किसी भी युग की हो, उस युग के हिसाब से पेश करनी चाहिए। आजकल जो है सिनेमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, युवाओं में इसकी जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक समय ये था कि लड़की का रोल जो है आदमी किया करता था फिल्मों में, वहाँ से शुरू होके धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, और लड़कियों ने हिम्मत की, और लड़कियां आके वो हीरोइन का रोल जो है वो खुद करने लगी। और उसके बाद मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ,
मेरा फिल्म इंडस्ट्री का 41 साल मैं काम किया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी मैं एक सीरियल नया कर रहा हूँ अवंतिका। तो ये अनुभव है कि उससे डिसिप्लिन और अनुशासित इंडस्ट्री फिल्म पूरे देश में नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है वहाँ पे। सब धर्मों के लोग जो है एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। हमारा ध्येय ये होता है कि अच्छी फिल्म बने। इसी तरह सारे धर्मों के लोगों को देश के लिए काम करना चाहिए कि एक अच्छा भारत हम संसार में दे सकें, जो त्रुटियां हैं कहीं ना कहीं उनको दूर कर सकें। तो ये सिनेमा जो है वो मुझे लगता है एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि हम आने वाले समय में जिस तरह सिनेमा के लिए काम करते हैं, देश के लिए भी काम करें। और बहुत खुशी की बात है कि युवक जो है आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नए नए युवक आ रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ टेलीविज़न भी एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो टीवी भी ऑप्शन है, सिनेमा भी ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, म्यूज़िक वीडियो बहुत तादाद में बन रहे हैं। तो ऑप्शंस आपके पास खुलते जा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है ये आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत उसका फ़ायदा होगा। सर, आप माननीय कुलपति हैं सुफवा के जी सर, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसे देखते हैं सर? देखिए, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ना के बराबर थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि काफ़ी यहाँ पे जागरूकता बढ़ी है। आप नंबर ऑफ़ फिल्म्स देखिए, कल्चर की, हरियाणवी कल्चर की फिल्में बन रही हैं, म्यूज़िक वीडियोस बन रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म के लिए सीरियल बन रहे हैं और अच्छे चल भी रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम है मुझे लगता है। और हरियाणा के अंदर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ के लोगों में नेचुरली है वो देश के किसी प्रदेश में नहीं है। यहाँ के आदमी में मतलब वो कलाकार है। हर आदमी जो है, मैं कहता हूँ हरियाणा में कलाकार है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी जो एक कलाकार में होनी चाहिए वो यहाँ के इनबॉर्न है हरियाणा के अंदर। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हरियाणवी फिल्म पॉलिसी भी आई है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। तो उस पॉलिसी के लागू होने के बाद मुझे लगता है और तेज़ी से हरियाणवी फिल्मों का दौर आएगा। जी सर। सर, आप हमारी यूनिवर्सिटी आए, अभी ऑडिटोरियम में बड़े दिलचस्प प्रश्न, बड़ी जागरूकता थी। ऐसा लगता है मुझे कि काफ़ियों के प्रश्न तो फिर भी रह गए, क्योंकि सब पूछना चाहते थे आपसे। सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे स्टूडियो का विजिट, हमारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन? आपके वाइस चांसलर साहब तोमर साहब जो हैं उनसे अक्सर हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। जब हम गवर्नर साहब के यहाँ या CM साहब के साथ मीटिंग होती है, VCs की मीटिंग होती है, तो उसमें मुलाकात होती रहती है। तो अक्सर मुझे कहा करते थे, वैसे तो मेरा करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मुझे मिला है। कारण ये है कि मैं अकेला VC ऐसा हूँ जो महाभारत से कलाकार भी हूँ और एक VC भी हूँ। तो मैं करीब करीब 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में तो जा चुका हूँ, और बाकी जाने का अवसर अभी मिलेगा मुझे। हरियाणा में शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता है। आप देखिए, सब तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो कला की यूनिवर्सिटी हमारी है, स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपवा, उसके बारे में ऐसी अद्भुत बातें आपको बताऊंगा जो आप हैरान हो जाएंगे। ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है और अकेली यूनिवर्सिटी आज भी गवर्नमेंट जो रन करती है जहाँ पे सिनेमा में डिग्री कोर्सेज चलते हैं। पूना में FTI में डिप्लोमा है, सर FTI कलकत्ता डिप्लोमा है, BNA लखनऊ में डिप्लोमा है, दिल्ली NSD डिप्लोमा है। कहीं भी डिग्री कोर्स नहीं चलता है। कोई प्राइवेट वाले चलाते तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसमें पहली यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हमारे पास जो ऑडियोग्राफी सिस्टम है 7.1 है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे की हो, मद्रास की हो, कलकत्ता की, सबके पास 5.1 है। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तरापा है। ये लाइटें शायद आप मुझे लगता है नीचे कंप्यूटर कंट्रोल है कि नहीं है, हमारे यहाँ पूरा तरापा कंप्यूटर कंट्रोल है। नीचे आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं लाइट करने के लिए। हाँ सर, नीचे से ही सारा कंट्रोल होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये उस वक्त लगी 2011 में जब यूनिवर्सिटी बनी, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो हमारा लाइटिंग का सिस्टम है वो बहुत ही अद्भुत है। तो ऐसी चीज़ें अगर बच्चों के लिए उपलब्ध की गई हैं सरकार द्वारा, तो मुझे लगता है हरियाणा के लोगों को अपने बच्चों को फिल्मों में आगे लाना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री की वो सोच अब नहीं रही जो 50 में, 60 में या 70 में चलती थी कि कोई बच्चा बिगड़ जाए तो इसको फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ। ऐसा नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री एक अपने आप में कैरियर है। आप मेरे को उदाहरण देख सकते हैं। मैं एक बहुत
मिडिल क्लास फैमिली से आया और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं फिल्म इंडस्ट्री की। मैं दिल्ली के गांव का रहने वाला हूं और वहाँ से पता नहीं क्या हिम्मत आई मेरे अंदर कि मैं जाऊंगा फिल्म इंस्टीट्यूट में और कोर्स करूंगा, और मैंने वो कोर्स किया और उसके बाद में एक स्ट्रगल शुरू किया। और टीवी नया नया जन्म ले रहा था उन दिनों 80s में, अर्ली 80s में। तो मैंने उस वक्त ये टीवी का दामन पकड़ा और टीवी के साथ साथ बहुत सारी फिल्में भी मैंने की। तो एक अच्छा लंबा कैरियर, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको अगर वो ले सकता है तो कोई भी कर सकता है। सबके दरवाजे खुले हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक अद्भुत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। उसके अलावा मीडिया का जो मैंने डिपार्टमेंट देखा है वो बहुत खूबसूरत है और बच्चे इसका लाभ उठाएं और डेफिनेटली मीडिया में जाएं। आज मीडिया में बहुत ज़रूरत है नए नए लोगों की, नई सोच की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि जो सोच लादी जा चुकी है उसको बदलने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ से जो बच्चे बाहर निकलें वो एक नई सोच के साथ निकलें, नए उद्देश्य के साथ निकलें, तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सर हम भविष्य में कल्पना कर सकते हैं कि आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा, आप निरंतर आते रहेंगे हमसे मिलने? नहीं, जब जब बुलाया जाएगा ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं बच्चों को मार्गदर्शन दूं। हमने जो सीखा है अगर वो अगली पीढ़ी को दे के जाता हूं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज हमने आपको सुना, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, आपके शब्दों से हम आज ओतप्रोत हो गए और इतने करीब से उस किरदार को देखना, जिस किरदार को देखकर हम टीवी पे बड़े प्रश्न हुए, जिसे मैं और मेरे पिताजी साथ बैठकर देख सकते हैं और बड़े गर्व के साथ देख सकते हैं, ऐसी शख्सियत को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी विश्वविद्यालय की तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए YMC संचार।